अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट एक रैग है। अंग्रेज़ी में रैग इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ टाकी के लिए, और ये लफ्ज़ उन अखबारों को, उन रसालों को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल फ्लफ़, घटिया, मिर्च मसालों वाली गली मोहल्लों की स्टोरियाँ करते हैं। कि फ़लाने ज़ू का शेर भाग गया, फ़लानी एक्ट्रेस और एक्टर जो है वो गाड़ी में साथ पकड़े गए, फ़लाना एक्टर जो है उसका बेटा जो है वो खुदकुशी कर ली उसने, फ़लाने सेनेटर की बीवी को नशावर सामान के साथ पकड़ा गया। इस तरह की जो मतलब सिली कहानियाँ होती हैं, और अक्सर और बेशतर ये झूठ पर मबनी होती हैं। ये न्यूयॉर्क पोस्ट की औकात है। न्यूयॉर्क पोस्ट की मैं लंबी तफ़सील में नहीं जाऊँगा आज यहाँ पे, बिकॉज़ वो मकसद नहीं है। अगर आप जानना चाहें तो मैं फिर ज़रूर उस पे इन डेप्थ स्टोरी भी बना दूँगा। उसकी आप तारीख़ जानेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे। लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट का एक और फंक्शनरी भी है, एक और टास्क और पर्पस भी है। वो एक ज़ायोनिस्ट ओपिनियन मेकिंग, एक वो बहुत बड़ा उसका वो काम है, और वो एक ज़ायोनिस्ट लॉबी का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। उसके अगर आप अक्सर आप लिखारी ऑथर्स वगैरह देखेंगे तो वो अमेरिकन ज़ायोनिस्ट एफ़िलिएशन के साथ किसी न किसी इदारे के साथ होते हैं, और वो बड़ा क्लियरली अपने बायस को वो वेयर करती है। जो इस्लामोफ़ोबिया, जो मुझे टर्म पसंद तो नहीं है बिज़ात, लेकिन इस्लाम की नफ़रत या दुश्मनी में मैं तो कहूँगा, जो एक तहरीक चली है वॉर ऑन टेरर के बाद, जिसमें एक सरगना बड़ा इसराइल है, एक बड़ा हिंदुस्तान है, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और अमेरिका बहादुर, और इंग्लैंड तो हमेशा से है ही है माशाल्लाह, और फ्रांस भी। ये 6-7 मुल्क यहाँ से बहुत ज़्यादा डेटा किताबों की शक्ल में, फ़िल्मों की शक्ल में, मीम्स की शक्ल में, आर्टिकल्स की शक्ल में, पब्लिश पेपर्स की शक्ल में, जो बहुत बड़ा एक मजमूआ बनाया गया आप वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम का मज़ाक उड़ाने के लिए, और मुसलमानों को जनरली डीह्यूमनाइज़ करने के लिए। ये कॉकरोच हैं, ये कीड़े-मकोड़े हैं, ये औरतें इनकी वो बिल्कुल दड़बों में बंद की हुई हैं, ये जानवर हैं, मर्द इनके बकरियों के, हमें बकरियों, डंगरों के चौपायों की मानद, देखो इनकी दाढ़ियाँ कैसे हैं, और ये सब सारे मसाइल जो हैं। इनमें से कई आइडियाज़ हमने इंटरनलाइज़ भी कर लिए 20-25 साल में। आज मुझे वही दोबारा बातें रिपीट होके बच्चों से सुनने को मिलती है, मुसलमानों के बच्चों से, शर्म भी आती है। लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट के बारे में सबसे मज़ेदार बात ये है कि पाकिस्तान में मुझे लगता था उसका एक अलंबरदार है, सैयद मुज़म्मिल शाह साहब, बहुत बड़े वो जलीलुल क़द्र साफ़ी हैं, बहुत बड़े तजिया निगार हैं, फ़लसफ़ी भी माने जाते हैं वो। तो उन्होंने 2-3 दफ़ा भंडे मारी थी ईरान को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, या मुज़ाहमतकारों को जो इज़राइल के ख़िलाफ़ मुकाबला कर रहे हैं, उनको निशाना अगर आप इन सियासी अस्करी तहरीकों को देखें, तो बहुत सी तनकीद इनके ऊपर की जा सकती है, जो कि जायज़ तनकीद है, इंटेलेक्चुअली साउंड है, एविडेंस बेस्ड है, कोई उसके अंदर कोई मॉरल कंपस है, ईथॉस है। लेकिन जो सबसे जाहिलाना, बेसिक टैबलॉइड वाली तनकीद है, झूठी खबरों पर मबनी, वो सैयद मुज़म्मिल साहब हमेशा लेके आते थे न्यूयॉर्क पोस्ट के इन 2 आर्टिकल से, इन आर्टिकल से। एक उन्होंने एक दफ़ा वो ईरान के बारे में कहना शुरू कर दिया, झूठी-सच्ची खबरों के बारे में, कि जो रजीम है वो भाग गई है। जब ये पहली लड़ाई हुई थी कि वो मॉस्को में जाके छुप गए हैं और ये और फलाना, और दूसरी बारी जब हमास से मुतल्लिक स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि वो तो बिलियनेयर्स हैं, और वो सारी झूठी खबरें जो डायरेक्टली सोर्स हुई थी इज़राइली इंटेलिजेंस को, और वो न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे घटिया उसमें आई। इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर मुझे इंकशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तान में पूरी एक क्लास है, सरकारी क्लास उसको कहेंगे, जो पिंडी इस्लामाबाद में घूमती है। उसमें सहाफ़ी भी हैं, लॉबियिस्ट भी हैं, सरकारी मुलाज़मीन भी हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जो वो डोर्नबास नामिया खातून के इर्द-गिर्द मंडलाने लगे, गर्दिश करने लगे, तवाफ़ करने लगे उसका। वो उसको ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट पे जवाब दे रहे हैं, "मैडम आप ठीक हैं? गोलगप्पे तीखे तो नहीं थे ज़्यादा? बहुत खट्टा तेज़ तो नहीं था?" मैं कि यार ये क्या हो रहा है? इसको देख के मैंने उनका इस्लामाबाद पीस टॉक्स का नाम तंज़िया मलाड में प्यार में रखा था, चिकन चिली ड्राई, चिकन चिली चाउमीन, बीफ चिली ड्राई टॉक्स, क्योंकि यही बातें होती थी उसके ऊपर कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल वो चीज़ एक संजीदगी की तरफ चली गई है। लेकिन मैं न्यूयॉर्क पोस्ट की स्पेसिफिकली क्यों बात करना चाह रहा हूँ, और हमारी तमाम सहाफ़ती क्लास की, और सो कॉल्ड जो ये रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंसिया क्लास है उसके कैलिबर की। ये न्यूयॉर्क पोस्ट ने, जिसको ये चाट चूम के रख रहे होते हैं, अभी सैन डिएगो में बहुत ही अफ़सोसनाक शूटिंग हुई है। आपने सबने यकीनन देखा होगा, वहाँ मस्जिद और एक इस्लामिक सेंटर था, और वहाँ 3 लोग शहीद भी हो गए हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि जो डे स्कूल के लिए बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, जो मदरसा नुमा वहाँ पे एक डे स्कूल होता है, वो बच्चे अल्लाह का शुक्र है महफूज़ निकल आए हैं। आपको सैन डिएगो के मेयर, बड़े सियासी किरदार, पुलिस, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ और स्टेटमेंट्स में एक एक बदबू नज़र आई है मुस्लिम दुश्मनी की, इस्लाम दुश्मनी की, और वो ज़ख़म जो है अमेरिका के उन मुसलमान भाइयों-बहनों का और दुनिया के मुसलमानों का, वो भी खुला है। क्यों? क्योंकि ये जिस तरह क्राइस्ट चर्च न्यूज़ीलैंड में एक शूटिंग हुई थी, आपको याद है, जहाँ 100 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए गए थे, और बड़ी दिलेरी के साथ पाकिस्तानी 2 एक बुज़ुर्ग थे और एक जवान आदमी थे, उन्होंने मुकाबला किया था उस शूटर के साथ, और उसका असला उससे छीन लिया था, उसको मार-मार के बुरकस बना दिया था, और फिर उसको पुलिस के हवाले किया था।
उसी तरह ये वाक़या यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी एक बड़े जाँबाज़ गार्ड ने अपनी जान ले वो पेश कर दी और इन 2 शूटर्स को रोक दिया। ये शूटर्स कौन थे? क्या तफ़सील है? मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एक जनरल जो इस्लाम दुश्मनी का एक एटीट्यूड क्रिएट किया जा रहा है कि ये बाहर से आने वाले इन्वेडर्स हैं और वो सारा कुछ, ये न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे आर्टिकल लिखने वाले अखबार यही करते हैं ये काम। और अब उन्होंने क्या रिपोर्ट की, यानी हमारे दुख के लम्हे में हमारा ज़ख्म खुला हुआ है। सैन डिएगो मॉस्क वेयर मैस शूटिंग लेफ्ट 3 डेड हैज़ कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री इंक्लूडिंग टाइज टू 9/11 हाईजैकर्स। अब इस बात को 2 मिनट के लिए सोचिए कि अखबार अभी आपके बंदे अभी ये लाशें गिरी हैं, अभी उनके पोस्टमार्टम नहीं हुए, अभी उनकी जनाजे नहीं पड़े गए, अभी उनकी तदफीन नहीं हुई। आपकी क्या हैसियत और औकात है इस न्यूयॉर्क पोस्ट की नज़रों में कि वो कह रहा है कि जो ये मस्जिद है सैन डिएगो की, इसमें 3 जो लोग कत्ल हुए हैं, इनका ताल्लुक उनका तो नहीं, बट इस मस्जिद की बड़ी कंट्रोवर्शियल तारीख है, क्योंकि इस मस्जिद के लोगों का और इस मस्जिद का ताल्लुक रहा है कुछ 9/11 के ज़माने के हाईजैकर्स का। ये क्या इंसिनुएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या समझाने की कोशिश की जा रही है दुनिया को? मगरिबी ऑडियंस को क्या पता? ये एक डॉग व्हिसल होती है। डॉग व्हिसल वो होती है सीटी जिसकी आवाज़ आम आदमी को नहीं आती, लेकिन कुत्ते को ज़रूर आती है। तो ये उन कुत्तों को सुनाई जा रही है सीटी कि जो उनकी रालें टपक रही हैं, उनकी उनकी उन्होंने दाढ़ें अपनी वो गीली कर ली हुई, उनको खून का ज़ायका लग चुका हुआ है, जो मगरिबी दुनिया में इस्लाम दुश्मनी के अंदर नौजवान नस्ल में बैठे हैं। इनकी ज़हन साज़ी की ये वॉर ऑन टेरर से कि ये तो पता नहीं क्या, ये एलियंस आ गए हमारे ऊपर, मुसलमान मुसल्लत हो गए हैं। ये पूरा एक सिनेरियो है जो बिल्ट अप किया गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस आर्टिकल को पढ़ना गवारा नहीं करता, बट मैं आपको यहाँ हाइलाइट करना चाहता हूँ, पढ़ें ज़रूर मगरिबी, मशरिकी तमाम अखबार देखें, मुताला करें, लेकिन कुछ गट्स, कुछ हिम्मत, कुछ कैरेक्टर रखने की कोशिश किया करें। मुझे डर ये है कि अगली बार ये टीएमज़ी को कोट करना शुरू कर देंगे हमारे सहाफ़ी यहाँ पे। अब टीएमज़ी कौन है? अगर आप नहीं जानते तो बहुत बेहतर है कि आप नहीं जानते, और अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप वाकिफ़ हैं तो आप जान गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि टीएमज़ी क्वाइट लिटरली रैग्स और ट्रैश का भी ट्रैश है, जो अमेरिका की हॉलीवुड बीट को मेनली कवर करता है कि वहाँ पे किस सेलिब्रिटी का किसके साथ अफेयर है, किसने कितने पैसे लूज़ किए, कौन बैंकरप्ट हो गया, कौन शराब पी के गाड़ी किसने मार दी, वो ये अखबार है। और न्यूयॉर्क पोस्ट उससे एक कदम ऊपर ही है। तो ये एक मैं बस चाहता कि मैं एक वो पस मंज़र दे दूँ कि यहाँ पे क्या कैलिबर है हमारी रिपोर्टिंग का। अब दूसरी बातें हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अक्सर मैं कोट भी करता हूँ, हवाला भी देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी आपने आँखें बंद करके एहतराम नहीं करना, बस बड़े हो जाएँ यार, अब मैं बस ग्रो अप कर जाएँ। मैं तंग आ गया इस बात से कि तमाम बायस मुसलमानों का अपने खिलाफ होता है और वो मगरबी अखबार को ले आते हैं कि सर ये मैंने आर्टिकल पढ़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, इसको अगर कंपेयर किया जाए बड़े अखबारों के साथ, बड़े मीडिया हाउसेस के साथ, तो सीएनएन, बीबीसी, एमएसएनबी ये आते हैं ज़हन में। मैं इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल डिस्कस करने से पहले बीबीसी की तारीख को डिस्कस करना चाहता हूँ। जो बीबीसी रेडियो है, या अमेरिका ने जो मुख्तलिफ रेडियो प्रोग्राम्स ऑपरेट किए थे वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद उनकी जंगों के अंदर, वो कहाँ से आते हैं? बीबीसी एसेंशियली मिलिट्री इंटेलिजेंस का, एमआई का, जो अमेरिकन ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, इसमें MI5 है, MI6 है, मुख्तलिफ उसके इदारे हैं, उनका एक प्रोजेक्ट था। और बीबीसी रेडियो बेसिकली एक आप कह लें नैरेटिव एयरवेव्स को कंट्रोल करने का एक तरीकाकार था। हम उसे एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे क्यों व्यू करते हैं, मुझे फॉर द लाइफ ऑफ मी नहीं पता। पूरी दुनिया के अंदर ये तस्वर ये पेश किया था कि मीडिया न्यूट्रल और मीडिया ये और जमहूरी प्रोसेस और ये। मैं 3 साल तजर्बे के बाद, इस बड़े सहाफ़ियों से बात करने के बाद, अब्रॉड एंड यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, सब के सब अपनी पार्टी या ग्रोहों के बायस रन कर रहे होते हैं। सबके सब अपने मुल्क की इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट और काम कर रहे होते हैं, और सबके सब एक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये पस मंज़र आ गया। अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल की तरफ। एन इजरायली स्ट्राइक डिजाइन टू फ्री महमूद अहमदनेजाद फ्रॉम हाउस अरेस्ट इन तेहरान, यूएस officials said was part of an effort to bring about regime change and put him in पावर। अब ये देखेंगे कि इजरायली स्ट्राइक को वापस मंजर में जाए कि यार ऐसी कौन सी इजरायली स्ट्राइक हुई थी जिसमें अहमद निजात को, अब पहले आपको ये मान लेना होगा कि अहमद निजात साहब जो हैं अपनी हुकूमत की तनकीद की बुनियाद पे हाउस अरेस्ट के अंडर थे। डिबेटेबल है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि स्ट्राइक की नोयत इतनी प्रिसाइज थी, पहले आपको याद है खबर फैल गई कि अहमद निजात जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, याद है स्टार्ट में जंग के। और फिर उसके बाद वो कुछ देर के बाद नमूदार हुए और वहाँ पे वो एक मतलब कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कुछ लोगों की ताज़ियत करने, तो वो बड़े बुजुर्ग हो चुके हुए थे, बूढ़े हो चुके हुए थे, और वो हल्का-हल्का चल के आ रहे थे और लोगों को मुलाकातें कर रहे थे पब्लिक के अंदर, इन फुल व्यू ऑफ द पब्लिक। अब ये क्लेम आया है और ये 3 आर्टिकल राइटर्स हैं, तीनों को मैं रिकमेंड करूँगा आप पर्सनली रिसर्च कर लें। मार्क मज़ेटी,
ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, डीसी के अंदर बेस्ड है और ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे लिखता है, यानी और इसकी मेन जो किताब है वो सीआईए के बारे में। वाह! वाह! किसको शैडो किया होगा इन्होंने सीआईए की किताब लिखने के, सीआईए के अफ़सर को? चलिए अच्छी बात है। जूलियन ई बार्न साहब जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कवर करते हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैटर्स को द टाइम्स मैगज़ीन के लिए कवर करते हैं। उन्होंने भी ये 2 दहाइयों से ये काम किया और उन्होंने इस आर्टिकल में कंट्रीब्यूट किया। यानी एक और कट आउट फॉर इंटेलिजेंस, यानी एक इदारे का एक हो गया, एक और इदारे का एक और आदमी हो गया। और फरनाज़ फ़सीही ये यूनाइटेड नेशंस के ब्यूरो चीफ हैं टाइम्स मैगज़ीन के। और ये लीडिंग कवरेज करते हैं इस इदारे के लिए और ये ईरान को कवर करते हैं क्योंकि ये ईरानी नस्ल के हैं और ये मिडल ईस्ट को 15 साल से कवर कर रहे हैं। और चौथे जो हैं रोनन बर्गमैन। बर्गमैन से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कौन है, ये किस नस्ल के आदमी हैं। और ये स्टाफ राइटर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन के और ये इनका अड्डा जो है वो टेल अवीव के अंदर है। अब ये आर्टिकल इसके बाद इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ बारीक बीनी के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आर्टिकल में मैं तफ़सील में नहीं जाता बट सजेशन ये थी कि हमारा आइडिया ये था कि हम डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करेंगे। एक तरफ से तेहरान के अंदर इनकलाब ले आएँगे सुर्खों का और मगरब परस्तों का और लिबरल्स का और एक तरफ से जो है वो ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड से कुर्द हमला कर देंगे और फिर हम एक सेकुलर स्टाइल थोड़ी ज़्यादा लिबरल लीडरशिप जो है वो अहमदीनेजाद की शक्ल में उभार लेंगे। और पूरा एक ऑपरेशन था, हमारा मकसद था कि जेल ब्रेक करवाएँगे हम। इस तरह के जो हुक्मरान और इस तरह के जो लीडरशिप और जो इम्पोर्टेंट लोग ना हाउस अरेस्ट में या कहीं और जेलों में बंद हैं। ये एक हॉलीवुड फ़िल्म से कम सीन नहीं है। क्यों? मैं ये बेसिकली राय हमवारी ये आपके लिए नहीं की जा रही। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। यानी आपने और मैंने तो पढ़ना नहीं है, ईरानियों ने तो पढ़ना नहीं है, ये किसने पढ़ना है? ये अमेरिकन ने पढ़ना है, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने पढ़ना है, इजरायलियों ने पढ़ना है और इजरायली पॉलिसी मेकर्स ने पढ़ना है। ये उनकी डोमेस्टिक राय हमवारी की जा रही है कि हम तो बहुत बड़ा, हमने धूम-धाम का ऑपरेशन और ऐसे नहीं, ऐसे है, वैसे नहीं। ये अपनी कामयाबियों की फ़हरिस्त और अपनी नीयत को प्रोजेक्ट करने का तरीक़ाकार है। तमाम मीडिया रिपोर्टिंग का मकसद ये होता है कि कोई ऐसी मैसेजिंग दुनिया के अंदर डालना जो तिलिस्म वुड, और मैं तिलिस्म मानता हूँ इस सारे को, ये एक जादुई इफ़ेक्ट क्रिएट करना कि पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका वो गोगा और शोर शुरू हो जाए। अब ये एक मीम यहाँ से अगर चले मिसाल के तौर पे, एक ट्रेंड चल जाए, मीम से मुराद फ़नी जोक नहीं, मीम से या मुराद मिमेटिक यानी ट्रांसफ़रेंस जो होती है किसी डेटा की, ये आप लफ्ज़ प्लीज़ सर्च कीजिएगा। ये मिमेटिक ट्रांसफ़रेंस अगर हो जाए और ये पॉपुलर कल्चर के अंदर सरायत कर जाए कि अमेरिका ने ऐसे ऑपरेशन किया, ऐसे ड्रोन आया, अहमदीनेजाद बाहर आया, उसने रेडियो पे किया, मैं आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, उधर उधर से सिग्नल झंडी लाई उन्होंने वहाँ से। ये क्यों होता है? ये फ़िल्में क्यों बनाते हैं इन चीज़ों के बारे में? बिकॉज़ परसेप्शन मैनेजमेंट जो है वो ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत थी और वो ट्रांसफ़र हुई है अमेरिकन एम्पायर में और वो ट्रांसफ़र हो रही है इज़राइली एम्पायर के अंदर। 80s के मैसेकर के साबरा और शतीला मैसेकर के बाद, दहिया के मैसेकर के बाद इज़राइल ने हसबरा जो उनका प्रोपेगेंडा टूल है, उसकी उस लेवल की इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर जिसकी मिसाल नहीं है। और आज उसका फल आपको पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी टीवी पे ऐसे सहाफ़ी आ जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, अभी उनकी औकात नहीं है कि उनको किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे उनका नाम लिया जाए, बट मेनस्ट्रीम प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं, व्यूज़ नंबर्स उनके कोई नहीं है, जो इसराइल की वकालत कर रहे होते हैं। ऐसे तर्जुमान आ जाते हैं लॉबियिस्ट और सो कॉल्ड थिंक टैंकर्स जो इसराइल की वकालत कर रहे होते हैं। ऐसे लोग नमूदार हो जाते हैं जो अपने टीवी शो में, प्रोग्राम में घंटा-घंटा, जियो टीवी की बात कर रहा हूँ, 2-2 घंटे
नेतन्याहू की लाइव तकरीरें चला देते हैं और उसके पार्लियामेंट विजिट चला देते हैं। ये सारा एक सिनेरियो बन चुका हुआ है इस वक़्त। और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा डॉन को, जिसको देख के वैसी शर्म आती है। वो ऊपर जब लिखा होता है ना फाउंडेड बाय द कायद में, तो कहता है वो वाला हिस्सा काट के ना बंदा फ्रेम में लगा ले और बाकी अखबार को कूड़े में डाल दे या टॉयलेट पेपर में डाल दे या रद्दी में डाल दे। आपने 2-3 साल से देखा है लगातारता के साथ वो बकवास हमारे खिलाफ भी एक आर्टिकल उन्होंने लगता है शाया कर दिया था एक ज़माने में, साल पुरानी बात होगी मेरे ख्याल में। तो कोई लेवल नहीं रहा उस अखबार का और अब वो ये डिमोनेटाइज़ेशन और एड्स और ये मसाइल के अंदर वो बर्बाद हो गया। उसने एक हेडलाइन लगाई थी, मुझे देख के बहुत गुस्सा चढ़ा कि डोनाल्ड ट्रंप कंडेम्स सैन डिएगो मॉस्क शूटिंग। और आप वीडियो देखें, वो डिजिटल हेडलाइन जो सुर्खियाँ चलाते हैं ना वीडियो वाली जो चलाते हैं, वो आप वीडियो देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बस कह रहा है ओह वेरी ट्रेजिक वी विल एड्रेस दैट इन अ बिग वे डोंट वरी इट्स हैपनिंग। मतलब इस सारे के अंदर ये हाईलाइट करने वाली खबर थी, ये रिपोर्ट थी। क्योंकि ऊपर से हुक्म है, ऊपर अल्लाह नीचे डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त ये सेंट्रल पॉलिसी बनी हुई है पाकिस्तान की। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। हकीकत ये दोस्तों कि ईरान की लीडरशिप ने 5 पॉइंट्स अपने रख दिए हैं अमेरिका की लीडरशिप के 5 पॉइंट्स के मुकाबले में। टोटल सेसेशन ऑफ वॉर यानी तमाम फ्रंट्स पे, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान, सो ऑन। दूसरा, हॉर्मुज का कंट्रोल। तीसरा, रेपरेशंस यानी जो उनकी डैमेजेस हुए हैं। चौथा, न्यूक्लियर मटेरियल वो रखेंगे। और पांचवा कि वो सॉवरन गारंटीज लेंगे बड़ी तकड़ी किस्म की कि ये आइंदा तमाशा नहीं होगा, और वो अपने वो मिसाइल प्रोग्राम वगैरह को जारी रखेंगे। इनमें से पांचों की पांच नॉन नेगोशिएबल है। मैंने आपको बार बार बताया कि इनमें से कौन सी चीज़ अमेरिका मान लेगा। एक तरफ ये है और एक तरफ आप डेस्परेशन देखेंगे, 2 दफ़ा अब मोहसिन नकवी साहब चले गए, किसी वजह से जा रहे हैं। बिकॉज़ हम पिछले आई वुड से 1 हफ्ते से वी आर फ्यू मिनट्स फ्रॉम वॉर एवरी डे। मैं हर दिन सोता हूँ या जागता हूँ, सोचता हूँ कि यार अभी खबर आएगी कि वो शुरू हो गया। बीच में वो चपकलिश हुई ना, दुबई वाला एक्सचेंज हुआ, दुबई ने कुछ की शरारत, ईरान ने वापस जवाब दिया। ये बीच में ना ये काम बिफोर द स्टॉर्म में ना हल्के-हल्के वो कड़ाके आना नहीं, बादल आ रहे होते तो दूर से वो गरज उसकी हल्की-हल्की ऐसे सीने के अंदर वो हल्की सी उसकी रंबलिंग शुरू हो जाती है। हल्की-हल्की रोशनियों के आपको वो लीरें से ऐसे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब वो सवा नेज़े पे आया था आपका वो तूफ़ान, तो फिर आपको पता लगता है। फिर ऐसे होता है कि आप कानों में उँगलियाँ दसा लो कि कहीं मेरी आवाज़ ही ना, मेरी कानें सुन, मेरी समात ही ना खो जाए अगर कड़क इतनी तेज़ हो। और फिर आँखों पे आप हाथ रख लेते हैं कि कहीं जो है वो बिजली का नूर जो है वो मेरी आँखों का नूर ना चुरा ले। समझने वाले समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये कुरान की आयत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ जो मुनाफ़िकीन की तफ़सील बताई गई है। तो ये निफ़ाक़ जो है जिस रोज़े, वो तो वहाँ ईमान के सच की बात हो रही है ना कुरान में। यहाँ जो रोज़े रोशन की तरह यहाँ सच है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर। इट इज़ गोइंग टू बी अ मिरेकल। मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ मिरेकल। ए मिरेकल से छोटी चीज़ नहीं है। और अल्लाह करे ये हो जाए मुआवज़ा कि ये अमन की तरफ चली जाए ये बात। और अगर नहीं जाएगी तो दिस विल बी मोर देन अ रीजनल वॉर। क्यों? आईआरजीसी ने नया थ्रेट क्या दे दिया कि आपको एक टिकट में हम 8-10 मज़े करवा देंगे। अभी हमने वॉर का स्कोप फैलाया है टू द गल्फ़, फिर इसका स्कोप हम मज़ीद वाइडन कर देंगे। मैं मासूमाना सा सवाल पूछता हूँ, क्या ऑप्शंस रहती हैं उसके पास? हैं जी? सीरिया पे तो नहीं मारता वो, लेबनान पे तो नहीं मारता वो, यमन पे तो नहीं मारता वो। अच्छा, खित्ते में और कौन है? मिस्र, वही बड़ी फौज है। तुर्की, नेटो एलाय। पाकिस्तान, यूएस का नॉन नेटो एलाय। अरे बाबा, हमारा तो बॉर्डर लगता है उनके साथ। अज़रबैजान पे सीरियस कैंपेन, पहले तो एक हल्का सा रॉकेट ही मारी थी ना उन्होंने। वो नेटो का सबसे तगड़ा एलाय है और लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से ईरान पे हमला किया जाता है। अगर वो स्ट्रेटजी में अगर किया जाए, अगर तो किया जाए, और कहाँ हमला कर सकता है? कोई और ऐसी ऐसी जगह है, चलो ये हम तो मुसलमान भाई हैं, हम नेगोशिएट करके अपने आप को निकलवा लेंगे, हमने इतना अच्छा किरदार अदा किया, अज़रबैजान राम रहा है, सऊदी अरेबिया ने अमन की वो गारंटियाँ दी हुई हैं, मिस्र जो है वो दूर बढ़ा है और वो खुद इसराइल के मामले के अंदर फिर उसको ख़राबी की तरफ ले जाने वाली बात होगी, जबकि एक पोटेंशियल एलाय बन सकता है वो इस मामले में। तुर्की, अच्छा चलें, तुर्की भी किसी तरह मैं कहता हूँ पतली गली से निकल जाता है। और कौन सी जगह जहाँ बम मारा जा सकता है? वो ज़हन में आती है, बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, हमारे से ऊपर है और आर्कटिक से नीचे है, तो वहाँ भी ठंड होती है, बर्फ-शर्फ गिरती है। जहाँ हमारे हुक्मरान सैर करने जाते हैं, यूरोप,
जिसका शेंजन वीज़ा लगा के आप ये स्वीडन में बॉर्डर, ये स्विट्ज़रलैंड में मैं आ गया, ये मैंने जंप लगाई मैं फ्रांस में आ गया, ये हम लंदन में आज शाम चाय पी रहे हैं। वाह, 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 वाह! नीस में ये नीस फ्रांस के अंदर हमारे शैटोज़ हैं, ये लंदन में हमारे शानदार फ्लैट्स हैं, यहाँ अल्सानी फैमिली के फ्लैट्स हैं, यहाँ पे बिन ज़ायद फैमिली के फ्लैट्स हैं और यहाँ पे शरीफ फैमिली के फ्लैट्स हैं। और वो जो आप देख रहे हैं दूर वो शानदार पैलेस शैटो जो है ना, वो ज़रदारी साहब का है। वो साथ बेनज़ीर साहिबा का ट्विन 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 शैले लिए हैं उन्होंने। और वो ग्रॉटो निकलता है ना उसके अंदर से, अपनी बोट भी बड़ी प्यारी, बड़ी शानदार लेक के ऊपर नीस की। क्या नहीं जा सकते उनके मिसाइल वहाँ? हम बच्चे हैं, आप बच्चे हैं। तो पाकिस्तान ने, मैंने तो कहा वो फतह 4 में पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर वाला, ओ बाप रे! यार कोई बताता थोड़ी है मैं किधर तक मिसाइल मार सकता हूँ। वो तो सिर्फ 700 किलोमीटर वाला फतह 4 पाकिस्तान ने इसलिए दिखाया है कि ये मेरा कन्वेंशनल वॉर हेड लेके जा सकता है, मेरा न्यूक्लियर का इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये मारूंगा अब तुम्हें, इंडिया को वो अधिकार है। ये मकसद है। क्योंकि उसने पाकिस्तान ने, जब मैं बात बार बार करता हूँ तो पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि हमने उनको डैमेज नहीं किया। उन्होंने हमें डैमेज किया, हमने दिफा बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने डैमेज नहीं उनको किया। वो गलती है एक हमारी। और हम क्योंकि अपने बम्बर्स को रिस्क नहीं करेंगे, अपने वो डॉग फाइट्स में रिस्क नहीं करेंगे, अपने पायलट्स को और अपने इक्विपमेंट्स को, दुनिया ने बेहतरीन हल निकाल दिया है, सस्ते जो मिसाइल मारी जाओ, सट्टी जाओ ड्रोन। तो अगर वो बात दुरुस्त है कि वो छोटे टापू पे, जो क्या नाम है उस टापू को, जजीरे का, जहाँ पे वो मार्शल आइलैंड्स के कौन से, इंडियन ओशन में जो है, जहाँ पे ईरान ने एक परपोर्टेड मिसाइल या ड्रोन मारा था, जहाँ यूके की एक नेवल एयरबेस है, डिएगो आइलैंड का, हाँ 4,000 किलोमीटर वो बनता है। अगर तो वो बात सच है, वो फॉल्स फ्लैग नहीं था, और जितना मगरिब खामोश है, अब मुझे लगता है वो बात सच थी, तो फिर तो पूरा यूरोप खुला है भाई। यूरोप की यहाँ तक पहले आई हुई है तेल गैस को लेके, बिजली के रेट, बिजली नहीं आउंडी यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ भी नहीं आउंडी हाले, इधर तक आई हुई है, तो इधर तक आ गई तो फिर बहरहाल जंग का पैमाना उन्होंने कहा हम एक्सपैंड करेंगे, जंग सिर पे मंडला रही है। जैसा आपने बयान किया ना, अगर यही स्पोक्स पर्सन आईआरजीसी का जो आता है वो चिट्टा सा, जो इसी तरह इसको बयान करे तो सवाल ही नहीं पैदा हो। नहीं, यार आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो बहरहाल ये दुनिया का सारा ये बैकड्रॉप आपने देख लिया। यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, राजा परवेज अशरफ शॉक्ड कि ड्रग क्वीन 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 किंग पिन को क्वीन पिन, ड्रग क्वीन पिन पिंकी ने मेरा नाम कैसे ले लिया। नेशनल असेंबली में अयाज सादिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, अयाज सादिक साहब लॉ मिनिस्टर आजम रशीद ताड़ से पूछ रहे हैं, अब तो लॉ मिनिस्टर कम रह गए, अब तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बन चुके हैं एट दिस पॉइंट, कि ये साइबर क्राइम अथॉरिटी कोई काम कर सकती है इनके खिलाफ, कि यार ये झूठी खबरें जो पिंकी से मतलब फैलाई जा रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और 100 कहानियाँ किस्से में बताए गए कि क्यों कब कैसे। साथ ही साथ बड़ी खुशखबरियाँ, यूट्यूबर रजब भट्ट को बेल, यूट्यूबर नदीम नानीवाला को बेल, वाह वाह वाह। एक लेथार्जी होती है नेशन स्टेट्स के अंदर और उनके आला हुक्मरान के काम के अंदर, वो लेथार्जी मरवा देती है। बदलने की सलाहियत ने ऐसे करवट लेने की है, लेकिन आदतें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। उधर मंडला रही है सर के ऊपर, ऐसे करके तलवार लटक रही है, समझ नहीं आ रही। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपके लिए मुफीद साबित होंगी और आप इनके ज़रिए अपना बंदोबस्त कर पाएंगे। कोई किसी ने अपने साजो सामान तैयार करके सोच रहा था, आप सोचते हैं जंग के बारे में भी है, तो अपनी उस तरह से आप तैयारी करके रखें। अल्लाह करे आपको इससे कोई फ़ायदा पहुँचे। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।